स्टूडेंट्स, तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम आज 11th लेक्चर पार्ट 11th डिस्कस करने जा रहे हैं। संघट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जो है वो ट्राउड्स और लेविस ने व्याख्या की थी इसकी। ट्राउड जो है लेविस। तो इसमें सबसे मेन बात यही है कि वही अभिकारक उत्पाद बनाते हैं जो आपस में टक्कर करते हैं, यानी जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। तो अभिकारक के अणु की टक्कर से उत्पाद बनता है। तो इस सिद्धांत में मुख्य पॉइंट यही है कि अभिकारक के अणु जब आपस में टक्कर करते हैं तो वे उत्पाद बनाने में सफल होते हैं। और इस सिद्धांत में अभिकारक के अणुओं को एक ठोस गोला माना गया है कि अभिकारक जो अणु होते हैं वो एक ठोस गोले की तरह व्यवहार करते हैं और उनकी आपस में टक्कर से उत्पाद बनता है। और इकाई आयतन में अभिकारक के अणु की जो टक्करों की संख्या होती है उसे संघट आवृत्ति कहते हैं। इकाई आयतन में 1 सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या संघट आवृत्ति। संघट या टक्कर आवृत्ति। तो संघट आवृत्ति क्या है? इकाई आयतन में प्रति सेकंड इकाई आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। इकाई आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या संघट आवृत्ति कहलाती है। अब होता क्या है, देखो, अगर सारी टक्करों से ही उत्पाद बनता, सभी टक्करों से अगर उत्पाद बनता, जितनी भी टक्करें हुई सभी टक्करें अगर उत्पाद बनाने में सक्षम होती तो फिर अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती। लेकिन बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो तीव्र गति से संपन्न नहीं होकर धीमी गति से संपन्न होती हैं। इसका मतलब उसमें जो टक्करें होती हैं सभी टक्करें उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेती। तो अब 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। देखो, एक तो जो तीव्र गति से हो गई, एक जो धीमी गति से होंगी। जो तीव्र गति से होती है उसमें तो क्या होगा, जितनी भी टक्करें होंगी वो सारी के सारी उत्पाद बनाएंगी। क्लियर? और जो धीमी गति से होंगी उसमें सारी टक्करें उत्पाद नहीं बनाएंगी, केवल कुछ टक्करों से ही उत्पाद बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट के नाम से जानते हैं। तो प्रभावी संघट क्या है? धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाओं में जिन संगठों से उत्पाद बनते हैं उन्हीं संगठों को हम प्रभावी संघट कहते हैं या प्रभावी टक्कर कहते हैं। इसका मतलब धीमी गति से जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनमें सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती। जो टक्करें उत्पाद बनाएंगी वो टक्करें प्रभावी टक्करें या प्रभावी संघट कहलाती हैं। अब सभी टक्करें उत्पाद क्यों नहीं बना पाती? यहाँ तो क्या हुआ, जो भी टक्कर होएगी उत्पाद बनाएगी, वो तो अभिक्रिया होगी तीव्र गति से। और जिसमें सारी टक्करें उत्पाद नहीं बना पाती वो अभिक्रिया होती है धीमी गति से। और जो टक्करें उत्पाद बनाने में सक्षम होती हैं उन टक्करों को हम प्रभावी टक्करें या प्रभावी संघट कहते हैं। अब सभी टक्करें उत्पाद क्यों नहीं बना पाती? तो इसके लिए 2 अवरोध उत्पन्न होते हैं।
दो अवरोध होते हैं अणुओं में, जब वे टकराते हैं तो दो अवरोध उन्हें पार करने होते हैं। जो अणु उन दोनों अवरोधों को पार कर जाते हैं, जो टकरें उन दोनों अवरोधों को पार कर जाती हैं, वो उत्पाद बना पाती हैं। तो ऊर्जा अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध, दो बैरियर होते हैं, दो बाधाएं होती हैं इनके रास्ते में। अब मान लो यहाँ तो क्या हुआ, तीव्र गति वाली में फिर समझ लें, मान लो 30 टक्करें हुई और 30 के 30 उत्पाद बना गई, तो वो अभिक्रिया तीव्र गति से। अब टक्करें हुई 30 लेकिन उत्पाद बने 10 से, तो वो धीमी गति से संपन्न हुई है। तो इसमें 10 टक्करें ही प्रभावी टक्करें हैं जो उत्पाद बना रही हैं। तो बाकी की 20 उत्पाद क्यों नहीं बना पाई, उन्हें हम दो प्रकार के अवरोधों से समझ सकते हैं, एक तो ऊर्जा अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या है पहले तो उसे देखें। तो अभिक्रिया का जो पथ है, जो अभिक्रिया की प्रगति है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अब ये तो होगी स्थितिज ऊर्जा, और इधर आ गई अभिक्रिया की प्रगति, अभिकारक से उत्पाद की ओर, या अभिक्रिया निर्देशांक भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया की प्रगति भी कह सकते हैं और अभिक्रिया निर्देशांक भी कह सकते हैं। तो अभिक्रिया चलती है अभिकारक से उत्पाद की ओर। तो अभिक्रिया यूं, रासायनिक अभिक्रिया यूं संपन्न होती है ऐसे ऐसे। तो इधर तो है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और इधर है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो जो अभिकारक अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं वो ही उत्पाद बनाते हैं। क्लियर? यानी टक्करें जब होती हैं, देखो जब टक्करें होती हैं तो अणु जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, टक्करों से अणु सक्रिय होते हैं, और जो सक्रिय अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं वो उत्पाद बना देते हैं। अब देखो समझते हैं इसको। और अब अपने को ये पहाड़ चढ़ना है, ये एक पहाड़ की तरह पहाड़ चढ़ना है। जो अणु यहाँ पहुँच गया इस जगह पर, वो तो उत्पाद बनाने में सक्षम होगा क्योंकि वो तो इधर आ सकता है। लेकिन अगर कोई अणु यहीं रह गया, कोई अणु यहीं रह गया इस जगह पर ही, तो क्या वो उत्पाद में बदल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उत्पाद बनाने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है। और देखो पहाड़ चढ़ना ही मुश्किल होता है, उतरते टाइम तो आप इस साइड थोड़ा सा झुकाव करेंगे तो सीधा यहीं आके रुकेंगे। क्लियर? तो जो अणु इस चोटी पर पहुंच जाएंगे उनकी तो प्रबल संभावना है कि वो उत्पाद बना देंगे। लेकिन जो अणु इस शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए, इस चोटी पर नहीं पहुंच पाए, वो वापस अभिकारक में बदल जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर अगर मैं 0 से गिनूँ, यहाँ से गिनूँ 0 पॉइंट से, तो यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। क्लियर? इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। अगर मैं 0 से गिनूँ तो ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम लोग दहलीज ऊर्जा या देहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दहलीज ऊर्जा या देहली ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, इससे ज़्यादा होगी तो उत्पाद बनना ही बनना है, लेकिन कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। क्लियर? इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, यहाँ अभिकारक का अणु पहुँचना ही चाहिए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने में सक्षम होती है, या जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदल सकती है, उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदल सकती है उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। यानी कम से कम इतनी ऊर्जा होनी ही चाहिए। अब होता क्या है, देखो टोटल 0 से गिने तो इतनी ऊर्जा चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ अंश अभिकारकों के पास ऑलरेडी है। अपने अभिकारक यहाँ से बनाए हैं इस पॉइंट से, इसका मतलब कुछ ऊर्जा अभिकारकों के पास ऑलरेडी है।
तो ये है अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। कुछ ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास ऑलरेडी होती है, तो वो होती है अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। बाकी की जो ऊर्जा जो कम रह गई दहलीज ऊर्जा से, इतनी तो अभिकारक के पास पहले से ही है। 0 से गिने तो इतनी होनी चाहिए। तो बाकी की जो उसे प्राप्त करनी है, ये वाली, ये होती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए प्राप्त करनी होती है। कुछ तो ऑलरेडी है उनके पास, क्लियर, कुछ तो ऑलरेडी है, बाकी की जो प्राप्त करनी है वो सक्रियण ऊर्जा है। तो टोटल इतनी चाहिए, इसमें से कुछ उनके पास पहले से है, तो बाकी बची हुई जो चाहिए वो है सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर सूत्र क्या बनेगा? सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी बराबर दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। अब जो अणु टक्कर से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वो उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन जो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते वो यहीं रह जाते हैं और वापस अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात केवल वही अणु उत्पाद बना पाते हैं जो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। क्लियर? तो एक तो ऊर्जा अवरोध आता है। अब जिन टक्करों से सक्रियण ऊर्जा नहीं मिल पाई उनको, तो वो टक्करें जो होंगी वो उत्पाद नहीं बना पाएंगी। क्लियर? तो जिन टक्करों से, सभी टक्करें प्रभावी नहीं हुई, कौन सी टक्करें प्रभावी होंगी? जिन टक्करों से अणु सक्रिय हो जाएंगे और वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। कुछ तो पहले से उनके पास है। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। 33 में से 5 या 6 नंबर स्टूडेंट अपने आप ले सकता है, 5 या 6 नंबर स्टूडेंट अपने आप ले सकता है। बाकी के जो 27 हमने दिलाने हैं, टीचर ने दिलाने हैं, 6 मान लो, टोटल कितने चाहिए? 33, तो वो तो है दहलीज ऊर्जा। 6 वो अपने आप ले सकता है, क्योंकि इतना अगर 10वीं तक पढ़ के आया है वो, तो 12वीं में 5-6 नंबर लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 6 नंबर वो अपने आप ले सकते हैं। बाकी के जो उसे प्राप्त करने होते हैं वो हैं 27। तो जो वो 27 नंबर प्राप्त कर लेगा वो उत्पाद बना देगा, यानी अगली क्लास में चला जाएगा। अगर उसके नंबर 25 आ गए, 24 आ गए, 23 आ गए, तो वो फिर इसी क्लास में ही रह जाएगा। तो ये ऊर्जा अवरोध होता है, वो ऊर्जा अवरोध पार करना जरूरी होता है। और जिन टक्करों से अणु सक्रिय नहीं हो पाते, यानी सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते, वो टक्करें उत्पाद नहीं बना पाती। ऐसे दूसरा आता है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध क्या है? देखो, अब जैसे मैं लिखूं कि ये ए है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यह टक्कर करेंगे तो 2AB बनेगा। क्या बनेगा? 2AB, यानी ए जब बी से टकराएगा तो 2AB बनाएगा। अब एक तो विन्यास ये है और एक विन्यास ये है, ए बी। अब ये ए इधर आ रहे हैं, ये बी इधर आ रहे हैं, तो ये आपस में टकराएंगे। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ऐसे ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो ये भी आपस में टकराएंगे। अब आप देखिए, जब ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये ए इस बी से टकरा जाएगा, यानी ए बी बना सकता है। पर क्या ये वाला ए इस बी से टकराएगा? नहीं, तो यहाँ ए बी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये विन्यास सही नहीं है। ये तो ए बी बना सकता है पर ये ए बी नहीं बना सकता, यानी ये टक्कर प्रभावी नहीं है, ये ए बी नहीं बना सकती, 2AB नहीं बना सकती। लेकिन इसको देखें तो ये वाला ए इस बी से टकराएगा, ए बी बनाएगा,
ये वाला ए इस बी से टकराएगा, ये भी ए बी बनाएगा, तो यानी यहाँ 2AB बनेंगे। तो ये विन्यास उचित विन्यास है। तो केवल वे ही टक्करें प्रभावी होती हैं जिसमें अभिकारक एक उचित दिशा में टकराते हैं, उचित अभिविन्यास पर टकराते हैं। यदि अभिकारकों का अभिविन्यास उचित नहीं है तो वे भी उत्पाद बनाने में अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी वो टक्कर भी प्रभावी नहीं होगी। तो टक्कर तो हुई है, ये वाले इधर गए, ये वाले इधर गए, ये टक्कर तो हुई, पर यह टक्कर प्रभावी नहीं है, यानी इससे उत्पाद नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अभिविन्यास सही नहीं था, ये सही दिशा में नहीं टकराए। लेकिन अगर इसी को देखें, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो अब बिल्कुल AB बनने की प्रोबेबिलिटी है, 2AB बनेंगे। तो ये विन्यास जो है, ये अभिविन्यास जो है, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाली टक्कर प्रभावी नहीं है, टक्कर तो हुई पर प्रभावी नहीं है, यानी उत्पाद नहीं बन पाया। ये टक्कर हुई और इससे उत्पाद बना, यानी ये वाली टक्कर प्रभावी टक्कर है। तो इसमें सभी टक्करें उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेती। ये वाली टक्कर तो हुई पर इसने उत्पाद बनाने में भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार दो ऊर्जा अवरोध जो अणु पार कर जाते हैं, एक तो जिनका अभिविन्यास सही दिशा में होता है और एक जिनके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। और जिनका विन्यास सही दिशा में होता है वो अभिविन्यास अवरोध को पार कर जाते हैं। और जब ये टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। ऐसी टक्करों को हम प्रभावी संगठ के नाम से जानते हैं, जो उत्पाद बनाने में सक्षम होती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार संगठ सिद्धांत जो है, संगठ सिद्धांत कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो संगठ आवृत्ति पर, अभिक्रिया का वेग दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो संगठ आवृत्ति पर, इकाई सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या Z पर, और एक सक्रिय अणुओं के अंश पर। सक्रिय अणुओं का अंश यानी जो ऊर्जा अवरोध पार कर सकता है, इंटू F पर। तो संगठ सिद्धांत के अनुसार वेग जो होता है वो Z इंटू F या F इंटू Z होता है, जहाँ Z क्या है? सक्रिय संगठ आवृत्ति, यानी एक सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या, और F क्या है? सक्रिय अणुओं का अंश, यानी जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर है या इससे ज़्यादा है। तो Z संगठावर्ती है, तो Z क्या है? Z जो है वो संगठावर्ती है, और F क्या है? सक्रिय अणुओं का अंश है। तो Z बराबर संगठ आवर्ती, यानी एक सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या को टक्कर होगी तभी उत्पाद बनेगा। और F क्या है? F सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश, यानी जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे ज़्यादा है। सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं के अंश को हम दिखाते हैं। सक्रिय अणुओं की संख्या N स्टार बटे कुल अणुओं की संख्या N, ये सक्रिय अणुओं का अंश है। सक्रिय अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, इसे हम लिखते हैं e की पावर माइनस EA अपॉन RT से। e की पावर, ये हमने आरएनए समीकरण में पढ़ा था, e की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ जो वेग बनेगा, अगर संगठ सिद्धांत में हम देखें तो जो वेग बनेगा वो होगा Z का तो Z ही आ गया। F क्या है? सक्रिय अणुओं का अंश, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या बटे कुल संख्या, इसे हम लिखते हैं e की पावर माइनस EA अपॉन RT से। इस प्रकार जो संगठ सिद्धांत का सूत्र है, वेग बराबर Z e की पावर माइनस EA अपॉन RT। और अगर हम, ये तो है ये तीव्र गति के अभिक्रियाओं के लिए जिसमें सभी टक्करें प्रभावी हैं, 12th तक तो इतना ही F इंटू ZD। और F का जो मान है वो मैंने आपको बता दिया है, सक्रिय अणुओं का संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या e की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ ये जो समीकरण लागू होती है Z इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये तीव्र गति की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। धीमी गति के लिए अभिविन्यास कारक और डिपेंड करता है, तो फिर वो P और लगा देते हैं, यहाँ P और लिख देते हैं। वेग बराबर PZE की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो फिर वो धीमी गति की अभिक्रियाओं के लिए आ जाता है जब यहाँ P लगाया होता है। तो उतना खैर 12th लेवल पर अपने नहीं है, फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है,
तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।